नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों की आज हंगामेदार शुरुआत हुई। विधानसभा और विधान परिषद के सत्र की शुरुआत से पहले ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जिस तरह विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की, उससे ही अंदाजा हो गया था कि यह सत्र हंगामेदार रहने वाला है। हम आपको बता दें कि सत्र शुरू होने से पहले सपा विधायक और विधान पार्षदों ने संभल समेत कई मुद्दों पर नारे लिखी तख्तियां हाथ में लेकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के निकट सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सपा नेताओं ने किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा पूरा न होने, बेरोजगारी, पेपर लीक और पुलिस द्वारा किए जा रहे कथित अत्याचार जैसे तमाम मुद्दे उठाए। सपा विधायकों ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी की। सपा विधायक और विधान पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार इन मुद्दों की ओर ध्यान नहीं दे रही है और आम जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। इससे पहले सपा के विधान पार्षद आशुतोष सिन्हा महंगाई के विरोध में साइकिल चलाते हुए सदन पहुंचे। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं विपक्षी विधायक। ये मुद्दे स्पष्ट हैं। जिस तरीके से संभल में जो अल्पसंख्यक भाइयों के साथ अत्याचार किया जा रहा, जिस तरीके से नोएडा में किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा, जिस तरह बहराइच की घटना प्रशासन ने अपने षड्यंत्र के तहत करवाई, जिस तरह नौजवान लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं, किसान लोग परेशान हैं, उन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी यहाँ पर आज आंदोलन शीतकालीन सत्र में कर रही है। मुद्दे सब हैं। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। ये सरकार षड्यंत्र के तहत हिंदू और मुसलमान के सौहार्द को बिगाड़ना चाहती है। जहाँ 75वीं वर्षगांठ संविधान की बनाई गई, माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान की चर्चा बड़े स्तर से आपकी लोकसभा में की। आज हम लोग यहाँ पर भी संविधान के रूप में जो धज्जियां ये सरकार उड़ा रही है, जात और धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही है, सिर्फ इस चीज को लेकर, और इसके साथ साथ चाहे लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, गन्ने का विषय हो, पेपर लीक का विषय हो, आप तमाम चीजों में देखेंगे नोएडा के 200 किसानों को इन्होंने जेल में रखा हुआ है और इसी तरह की लड़ाई को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत समस्याएं हैं और जनता उन समस्याओं से परेशान है। भाजपा की सरकार जो है वो जनता की समस्याओं पर विधानसभा के अंदर चर्चा न होने पाए, इसलिए सत्र को बहुत छोटा करने का काम किया है। केवल सरकार चाहती है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता परेशान है, हम लोग मुद्दों पर जनता विधानसभा के अंदर चर्चा न कर पाए, इसलिए जो है सरकार ने सत्र छोटा करने का काम किया है। आज सरकार जो है न महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध किसी पर बात करने को तैयार नहीं है। केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करके सत्ता में बने रह जाती है। भाजपा सरकार के खिलाफ हम विधानसभा के बाहर भी, सड़कों पर भी और विधानसभा के अंदर भी संघर्ष करने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोकतंत्र पर इनका भरोसा नहीं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो छात्र हो, हर वर्ग के लोगों का अधिकार को कटौती करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। पिछले पहले भी 2.5 साल की इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने झूठ में केवल सदन और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। ये पहली ऐसी सरकार है जो उत्तर प्रदेश के किसानों को खाद तक नहीं दे पाई। पूरा प्रदेश का किसान लाचार है। अभी धान की फसल हो चुकी है, बेचारा किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा। पूरे प्रदेश का किसान परेशान है। और जिस तरह से भी जो उत्तर प्रदेश की जनता की, आवाम की जो आवाज है, उसको भी दबाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी सड़क से लेकर सदन तक इस उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए आंदोलन संघर्ष किया है। आने वाले समय में भी हम संघर्ष करेंगे और हम ये चाहते हैं कि विधानसभा में जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जो 25 करोड़ 26 करोड़ की जनता है, उसके सामने सच जाए और सही बातें विधानसभा में हो, सत्ता पक्ष के लोग सही जानकारी देने का काम करें। देखिए, आज हालात जो हमारा बेरोजगार है, आज नौजवान है, आज किसान है, आज जो हालात हैं, जो प्रदेश को जरूरत है, उस पर तो कोई बात नहीं की जा रही। आज हम लोगों को नौकरियों के नाम पर बिल्कुल बात नहीं की जा रही। हम लोगों को जो इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, उन पर कोई बात नहीं की जा रही। विकास की तरफ आगे बढ़ाना है प्रदेश को, इस पर कोई बात नहीं की जा रही। लेकिन जहां पर आप देखिए कि संभल, क्योंकि संभल अपने आप में गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है, वहां पर सभी वर्ग, सभी धर्म मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर कोई मामला इस तरीके का हुआ है तो ये बहुत निंदनीय है। इस तरीके की घटना से देश को चोट पहुंचती है, प्रदेश को चोट पहुंचती है और उन लोगों को चोट पहुंचती है जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ अमन की बात करते हैं। क्योंकि संभल अपने आप में एक ऐसा जगह है जो गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी मामले में अगर कोई बात हो, जैसा आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोर्ट ने आदेश किया था
और कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर लोगों ने सहयोग किया था और जो जांचें हुई थी उसमें सहयोग किया था। लेकिन किन परिस्थितियों में ये मामला बना, लेकिन उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन अब इसमें बैठे। अब कोई भी कार्रवाई करने से लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि हम ये तो नहीं कहते क्योंकि जो गलत है उस चीज को सामने न लाया जाए, लेकिन गलत को भी सामने लाया जाए। ये वजह क्या थी, किस वजह से ये झगड़ा हुआ, किस वजह से परेशानी आई, कितने लोगों का इंतकाल हुआ, कितने लोग जो है पलायन करके चले गए, कितने लोग इस वक्त जो है हॉस्पिटल में हैं। तो इसी बात को लेकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे, उलमा हजरात हो या पुजारी हो या हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठकर अमन व अमान स्थापित किया जाए और संबल को आगे बढ़ाने में काम किया जाए। देखिए, धर्म आस्था का नाम है, कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई मंदिर में जाके पूछता है, कोई मस्जिद में जाके पूछता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि धर्म आस्था का नाम है, कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर पूछता है। आपने देखा होगा, आप एक ही चैनल ने लोगों वहां पर पूछा गया, वहां पर मंदिर की चाबियां लोगों के पास थी, क्योंकि कुछ दिन पहले, लगभग 15-16 साल पहले लोग वहां से जब चले गए तो मंदिर तो वहां रहा, मंदिर पर कोई दिक्कत नहीं आई, चाबी भी उनके पास रही, आना जाना भी रहा। लेकिन क्योंकि वहां पर लोगों का जाना हो गया, उस इलाके से लोग चले गए, तो वहां पूजा के लिए लोग चाबी लेकर के आते रहे। ये आप ही के चैनल ने दिखाया है और ऐसी कोई बात नहीं है, माहौल वहां बिल्कुल ठीक है। इस वक्त बहुत सारे मुद्दे आज उठेंगे, आप देख लेना। अभी किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन? अभी तो सबसे पहले हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हम अपना मुद्दा उठाएंगे। अभी संबल है, बहराइच है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली है। देखिए, हमारा देश युवाओं का देश है, हमारा देश आधी आबादी जो आज भी अपने हकों के लिए नहीं लड़ पा रही है उनका देश है। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है। स्वास्थ्य के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बदहाली दिखाई देती है। अगर हम बिजली की बात करते हैं तो अंधकार दिखाई देता है। हम सड़क और पानी की बात करते हैं तो लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सिंचाई के लिए हमारे पास पानी नहीं है, हमारे किसान परेशान हैं। तो हमारे वही बेसिक मुद्दे हैं। हमें कोई हीरो का हार और महल नहीं चाहिए, हमें चाहिए कम से कम हमें आप पानी दे दो, कम से कम आप हमें अच्छी सड़क दे दो, कम से कम हमारे जो मूलभूत अधिकार है वो हमें आप दे दो। देखिए, सत्र चलाएंगे तो इनका असली चेहरा सामने आएगा। सबसे बड़ी सुंदरता जो है संविधान की यही है कि सरकार किसी से अगर सबसे ज्यादा डरती है तो वो विपक्ष से डरती है। और ये सदन का ही दिन होता है जब हम इस मंदिर में जाते हैं और अपने जनता की आवाज को उठाते हैं। और उस आवाज को दबाने के लिए, जनता की आवाज को दबाने के लिए सदन का जो सत्र है उसके दिनों को कम किया जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब 2024 का चुनाव हुआ उस समय जनता ने विकास के मुद्दों को लेकर के वोट दिया। और कहीं ना कहीं एनडीए की जो असली रणनीति हमेशा से रही है कि फूट डालो और राजनीति करो, जाति पे और धर्म पे आपस में लड़ाओ, उसमें वो नाकाम होते हुए दिखाई दिए। उसलिए उन्होंने इस तरीके के वारदातों को अंजाम दिया है और फिर से वो चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो है उसमें आपस में वो लड़ाई करवाएं और पूरे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण हो जिसमें लोग डरे, सहमे और अपने घरों में बैठ जाएं। वहीं विधानसभा में भी सपा विधायकों का हंगामा जारी रहा। सपा विधायक वेल में धरने पर बैठ गए। विधानसभा अध्यक्ष उन्हें समझाते रहे, लेकिन जब सदस्य नहीं माने तो उन्होंने कहा कि 3 साल के उनके कार्यकाल में पहली बार सदन को स्थगित करना पड़ा है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आप लोगों के पास पूछने के लिए सवाल नहीं है, इसलिए आप लोग हंगामा कर रहे हैं। आप जो चाहें, हम हर मुद्दा सुनने के लिए तैयार हैं। हम आपको यही बता दें कि सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई। इसमें सत्र के दौरान विपक्षी हमलों से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बैठक में सभी मंत्रियों और विधायकों को सत्र के दौरान पूरी तैयारी के साथ सदन में आने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि विपक्ष की ओर से उठाए गए हर मुद्दों का तथ्यों के साथ जवाब देने की तैयारी करके सदन में आए। सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शीतकालीन सत्र के दौरान विधायी कार्य तो होंगे ही, इसके साथ ही अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा जनता और प्रदेश से जुड़े हुए कई मुद्दे भी रखे जाएंगे। इसलिए मेरी सभी से अपील होगी कि सदन की कार्यवाही सुगमता के साथ चलाई जाए। नेता विरोधी दल और नेता सदन कांग्रेस के नोटिस पर नियम 311 के अधीन आपने इस मुद्दे को यहां पर इन्हें उठाने की अनुमति दी। नियम 56 के तहत माननीय सदस्यों ने यहां पर संबल और बहराइच से जुड़े हुए जिन मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है,
वो वास्तव में अपनी रुचि और अपने स्वयं के एजेंडे के अनुरूप ही उन्होंने अपने वक्तव्य को यहां पे रखा है। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे नेता, विरोधी दल, वरिष्ठ सदस्य हैं, इस सदन के माननीय अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। एक लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में बुद्ध को हम भी मानते हैं, लेकिन हमें इस बारे में भी जानना होगा कि एक लंबी परंपरा भारत की है और भारत की उसी परंपरा के अनुरूप भारत की विरासत और विकास के समन्वय के साथ ही सरकार कार्य कर रही है। मैं प्रदेश के प्रशासन या अपने स्तर पर प्रदेश के जिस सांप्रदायिक माहौल की आप चर्चा कर रहे हैं, आप सभी माननीय सदस्यों ने जिन मुद्दों को रखा है, मैं उस पर बहुत वो नहीं कहूंगा, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं कि 2017 से लेकर के लगातार अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसमें 97 से लेकर 99% तक कमी आई है। एनसीआरबी का डाटा है। और जो दो, जिसको वास्तव में आप दंगे कहते हैं, ये दंगे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुए हैं। और मैं वही आपके पिछले कार्यकाल के दौरान बताता हूं, 2012 से 2017 के बीच में, ये भी एनसीआरबी के ही डाटा है, प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत उसमें हुई। मैं उस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले भी 2007 से 2011 के बीच 616 ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 121 लोगों की मौत हुई थी। महोदय, जो बात यहां पर माननीय सदस्य से इकबाल महबूब ने संबल के बारे में लिखा, माननीय सदस्य कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी ने यहां पर यह बात बहुत स्पष्ट की कि हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन होगा? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं, उस नियत को। ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। एक दूसरा, आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। और क्या ये सच नहीं है? इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे।
और आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था। और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ। और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।